अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इंशाल्लाह आज हम अपना लेक्चर नंबर 31 डिस्कस करेंगे। हमारे रिग्रेशन कोरिलेशन के कुछ क्वेश्चन चल रहे थे। हमने तकरीबन 4 क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व कर लिए थे। अब ज़रा एक 5वें टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल। हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है। उसमें से हमारे पास जो है वो वेरिएंस ऑफ, अज्यूम करें कि x जो है वो हमारे पास 36 है, वेरिएंस ऑफ x 36 है। रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो हमारे पास है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 22 और हमारे पास है यहाँ पर 49x माइनस 30y इज इक्वल टू हमारे पास ये है 18। ठीक है, इसके ऊपर ज़रा एक एक्सपेरिमेंट कर लें। ज़रा एक मिनट ज़रा। ठीक है जी। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कह रहा है कि फाइंड कर दे, हमें फाइंड कर दें फाइंड कर दें नंबर 1 x बार y बार। उसने कहा कि मीन ऑफ x मीन ऑफ y फाइंड कर दो और सेकंड में कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड कर दो और थर्ड में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये हमें फाइंड कर दो। ठीक है, तो हमें इस सारी चीज़ों को फाइंड करना है। ठीक है, याद रखिएगा ये हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन है। ये रिग्रेशन की इक्वेशन है, रिग्रेशन लाइन नहीं है, क्योंकि रिग्रेशन लाइन y हैट से बनती है। ये रिग्रेशन इक्वेशन है। रिग्रेशन इक्वेशन में और रिग्रेशन लाइन में कोई फ़र्क नहीं है। आपने इनमें बिल्कुल भी डिफरेंस क्रिएट करना ही नहीं है। अज्यूम करना कि कोई डिफरेंस है ही नहीं है। ठीक है, डिफरेंस के बगैर आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो रिग्रेशन इक्वेशन ये है और मुझे यहाँ से मीन ऑफ x मीन ऑफ y फाइंड करना है। अज्यूम कर लीजिए जब आपने यहाँ से सॉल्व करना है मीन ऑफ x को और मीन ऑफ y को, और आपके पास लाइन है 5x माइनस y इज इक्वल टू 22 और 49x माइनस 30y इज इक्वल टू 18। तो इसको ज़रा एक मिनट में पहले आंसर देख लूँ ज़रा। -10 कर लेंगे।
चलें जी, ठीक है। ये हमारे पास लाइन है। आपने जब मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई फाइंड करें ना, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने ये जो वेरिएबल्स हैं ना एक्स, इन्हीं को अज्यूम करना, ये मीन ऑफ एक्स है और ये मीन ऑफ वाई है, ठीक है। और इनको आपने साइमल्टेनियसली ऐसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। जो एक्स और वाई आएगा वही मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये रिग्रेशन की प्रॉपर्टी है। जब ये रिग्रेशन लाइन पास होती है, ये हमेशा मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई से, जब इंशाल्लाह मैं आपको ग्राफ सिखाऊंगा, अभी रफ से बना रहा हूँ, तो ये जो रिग्रेशन लाइन बनती है ये ज़रूरी है, कंपलसरी इस लाइन के लिए। यहाँ पे पता है ये वेरिएबल हमारे पास एक्स है, ये वेरिएबल वाई है हमारे पास। तो यहाँ से एज्यूम करें कि एक्स का मीन ये है और एज्यूम करें वाई का मीन ये है। तो ये वाई का मीन है, तो यहाँ पर होता है मीन ऑफ एक्स, यहाँ पर आ जाएगा मीन ऑफ वाई। तो रिग्रेशन लाइन के लिए ज़रूरी है y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी। इस लाइन के लिए ज़रूरी है कि हमेशा मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई से गुजरती है। इसलिए जो रिग्रेशन इक्वेशन के वेरिएबल्स होते हैं असल में वो मीन ऑफ एक्स मीन ऑफ वाई ही होते हैं, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, चुपचाप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो लेट्स सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं। हमें बताइए प्लेस में, ठीक है। तो हमें कोई से भी वेरिएबल सेम करने पड़ेंगे। तो वेरिएबल सेम करने के लिए दो तरीके हैं। इसको 30 से सबको मल्टीप्लाई करवा दो, सबको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सेम होकर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये सेम होकर कैंसिल हो जाएंगे। एक तो तरीका ये, इसको मैनुअल सॉल्व कर लो। एक तरीका ये, इसको चुपचाप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। आपने ये मैथ में भी इंशाल्लाह आप सीखेंगे कि इक्वेशन को, साइमल्टेनियस जो इक्वेशन होती है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। तो इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, हमारा टाइम सेव हो जाएगा ज़रा, ठीक है। मैनुअल भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है। जब आपने शिफ्ट प्रेस किया उसके बाद आपने 5 पे EQN इक्वेशन प्रेस करना है। तो इक्वेशन प्रेस कर दी। इक्वेशन प्रेस करने के बाद आपने 1 प्रेस करना, लिखा होगा ANX प्लस BNY इज इक्वल टू C। आपने इसको क्लिक करना, फर्स्ट वाले को। जैसे फर्स्ट वाले को क्लिक किया आपके पास ऑप्शन आ गई ABC के पुट करने की, ठीक है। तो आपने A में पुट करना है, आपको इस तरह इंफॉर्मेशन आई होगी ABC और यहाँ पर 1 और 2 आया होगा, ठीक है। तो A में पुट करना हमने सबसे पहले ये वाला 5, ये A B, A में पुट करना 5, तो यहाँ पे 5 लिखा हमने 5। फिर -1 यहाँ पे लिखना, कोफिशिएंट लिखना सारे -1, तो लिखा -1। C में लिखा 22, C में लिख दिया 22। फिर यहाँ पर लिख दिया 49 इक्वल प्रेस किया। फिर लिखा -30 लिख दिया और फिर लिख दिया 18, C में लिखा 18, ठीक है जी। सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी। फर्स्ट इक्वल प्रेस करना, फर्स्ट इक्वल प्रेस किया तो आपके पास x आ गया। तो ये जो x आया इसको डेसिमल में लिखना है मैंने, SD वाला बटन प्रेस करके 6.36 ये हमारे पास आ गया मीन ऑफ x। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ y? सेकंड बार एक और बार इक्वल का बटन प्रेस करें, वो आंसर आ गया 9.78। तो ये हमारे पास मीन ऑफ x आ गया और ये मेरे पास मीन ऑफ y आ गया। तो पहला आंसर मेरे पास आ गया। यानी कि सिंपली टू से आपके पास जो रिग्रेशन इक्वेशन होगी इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद जो x और y का आंसर आएगा वही मीन ऑफ x और मीन ऑफ y होगा। सही हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है आपको पता है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो R होता है, R, ठीक है जी। तो अब इस R को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं जरा। सेकंड है हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट
कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला आपको पता है कि R इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स होता है, बी एक्स ऑन वाई होता है हमारे पास। अब हमें दो स्लोप चाहिए, एक वाई ऑन एक्स की स्लोप चाहिए और एक एक्स वाई की स्लोप चाहिए। अब दोनों के दोनों ये जो स्लोप्स हैं ये हम इस अपने रिग्रेशन इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम फाइंड करेंगे। कैसे? ये जो पहली रिग्रेशन इक्वेशन है, अज्यूम करें ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये लिख ये मतलब एग्जामिनर ने लिखा हुआ, क्योंकि हम खुद से तो अंदाज़ा नहीं लगाएंगे ना। अज्यूम करें ये एक्स ऑन वाई वाली है और ये वाई ऑन एक्स वाली रिग्रेशन इक्वेशन है। तो अब हम इन्हीं रिग्रेशन इक्वेशन को यूज़ करते हुए यहाँ से बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइन बी एक्स ऑन वाई लाइन। अगर एक्स ऑन वाई है तो एक्स ऑन वाई मेरे पास है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। अब यहाँ से मुझे स्लोप निकालनी है। स्लोप क्या होती है? ठीक है, अब सबसे पहले अगर ये लाइन एक्स ऑन वाई है, अगर एक्स ऑन वाई लाइन है तो इस पूरी इक्वेशन को x के साथ बननी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको x के इक्वल करूँगा, फंक्शन को x के इक्वल करेंगे तो 22 प्लस वाई बन गया। अब 5 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 22/5 प्लस 1/5 वाई। तो ये मेरे पास x के साथ मेरी इक्वेशन बन गई। x ऑन वाई है, ये भी बन गया x ऑन वाई। और आपको पता है कि जब लाइन x ऑन वाई होती है तो हमारे पास वो लाइन क्या होती है, x हैट इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। इस y के साथ क्या पड़ी होती है, स्लोप पड़ी होती है। तो ये हमारे पास y है, तो स्लोप क्या हुई b x ऑन वाई की 1/5। तो बी एक्स ऑन वाई आ गया मेरे पास 1/5, तो मैंने यहाँ पे 1/5 लिख दी। गॉट इट। अब सेकंड इक्वेशन लूंगा बी वाई ऑन एक्स की, वाई ऑन एक्स के लिए। तो वाई ऑन एक्स की इक्वेशन क्या, 49x माइनस 30y इज इक्वल टू 18। अब ये लाइन वाई ऑन एक्स की है तो मुझे इक्वेशन वाई के साथ बनानी है, तो बाकी सारी वेरिएबल्स को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो बन जाएगा ये 30y इज इक्वल टू 49x माइनस 18। ठीक है, y की इक्वेट करना है तो y इज इक्वल टू 49/30x माइनस 18/30। अगर ये लाइन y ऑन x है तो ये इस तरह होगी, y हैड इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो देखें ये पर बी एक्स, तो देखें x के साथ स्लोप पड़ी हुई है, तो ये x के साथ ये स्लोप है, तो स्लोप क्या आ गई 49/30। बी वाई ऑन एक्स क्या आ गया 49/30। इसका स्क्वायर रूट ले लें और हेज योर आंसर। तो यहाँ पर आंसर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 49/30 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो आंसर आ गया 0.57। आंसर इज 0.57। तो ये हमारे पास आंसर आ गया आर का। गॉट इट। तो अगर इस तरह की आपको रिग्रेशन इक्वेशन दे दी जाए और वहाँ से इसको मीन ऑफ एक्स मीन ऑफ वाई फाइंड किया जाए, तो सिंपली क्या करना है, आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। जो एक्स और वाई होगा वही मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई होगा। फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना, उसका फॉर्मूला ये है। और अब मुझे दोनों स्लोप्स चाहिए, दोनों स्लोप्स कहाँ से आएंगी, उन्हीं रिग्रेशन इक्वेशन से आएंगी। जो एक्स ऑन वाई वाली लाइन होगी उसको एक्स ऑन वाई एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, जो वाई ऑन एक्स वाली लाइन है उसको वाई में कन्वर्ट कर देंगे और हमें ऑटोमेटिकली स्लोप्स मिल जाएंगे। इन स्लोप को फॉर्मूला पुट करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और एट द एंड हमारे पास क्या रह गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कैसे आएगा, अब ये आप खुद फाइंड करेंगे, क्योंकि ये तो आपके लिए थोड़ा सा नया काम था, पर ये वाला पुराना काम है। अब सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। यू हैव टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। लेट्स फाइंड फर्स्ट। वीडियो को पॉज करें और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई फाइंड करें। शाबाश।
होप सो यू फाइंड द आंसर। तो देखते हैं कि आंसर कैसा रहा आपका। अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई चाहिए, तो मैंने देखा कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या, मैंने कहा मेरे पास बी वाई वन एक्स पी एक्स वन वाई बी है आर बी है, सारा कुछ है। तो मैंने कहा अगर मेरे पास बी वाई वन एक्स पी एक्स वन वाई और आर है, तो क्यों ना मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर लूँ, बी एक्स वन वाई वाला फार्मूला। मतलब बी एक्स वन वाई इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आ जाएगा। नहीं, क्या फाइंड करना हमने, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आ जाएगा। तो हम कहते हैं ठीक है, चीज़ें पूरी पूरी करते हैं। हम बी एक्स वन वाई कितना है, 1/5, तो ये आ गया 1/5। तो 1/5 मीन 0.25, 0.2। तो ये आ जाएगा 1/5 की जगह 1/5 आ गया इक्वल टू आर कितना है 0.57। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, हमने कहा ओहो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स तो है ही नहीं, लेकिन देखें बेशक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स नहीं है, वेरिएंस ऑफ एक्स तो है। अगर ये वेरिएंस ऑफ एक्स है, यानी कि ये वेरिएंस ऑफ एक्स है, और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना आ गया 6। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है मेरे पास, हमारे पास है बिल्कुल। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमारे पास आ गया 6 आ गया हमारे पास। तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई चाहिए। तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, इसको इधर कर लें, इसको इधर ले, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारे पास 0.57 मल्टीप्लाई बाय 6 divided by 0.2, आंसर इज 17.1। तो दिस इज आवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो यहाँ पर हमारा यह क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को देख लीजिए। अच्छा देखिए, सारे फार्मूलाज की गेम है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस हमारे हो गए इस चैप्टर के। तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो आपने इन सारे पैटर्न को याद रखना है कि अगर रिग्रेशन इक्वेशन दी हो तो हमने मीन ऑफ एक्स मीन ऑफ वाई कैसे फाइंड करना है। हमने अगर वैसे हमारे पास टोटल में कैलकुलेटेड डाटा हो तो हमने रिग्रेशन कोएफिशिएंट या रिग्रेशन लाइन कैसे बनानी है। तो हम हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक और नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर गिवन। हमारे पास 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं। हमारे पास 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट है। ए में 0.59 एंड 0.21, ठीक है। और एक हमारे पास ये है कि -0.30 एंड -0.75, सही। और एक और ले लेते हैं, बल्कि 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 रिग्रेशन क्वेश्चंस कर लेते हैं। 3 रिग्रेशन क्वेश्चंस। एंड 0.20 हमारे पास, ठीक है जी। और एग्जामिनर ने कहा फाइंड
कोरिलेशन कोएफिशिएंट, फाइंड कोरिलेशन एग्जामिनर ने कहा कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि आर हमें फाइंड कर दो। हमने कहा ठीक है आर फाइंड कर देते हैं। जब हमने आर फाइंड किया तो हमें पता है कि अगर हमारे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स दो गिवन हो और आर के लिए फिर कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ये वाला बी वाई ऑन एक्स बी एक्स ऑन वाई का ज्योमेट्रिक में। तो दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट मौजूद है, दोनों का सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ले ले। तो आर क्या आ जाएगा इस केस में 0.59 0.21 इज इक्वल टू, इसका ज्योमेट्रिक मीन ले ले 0.59 मल्टीप्लाई बाय 0.21, तो आंसर आ जाएगा 0.352। ये हमारे पास आर आ गया। ठीक है, इस केस में आर कैसे आएगा, तो आर इज इक्वल टू -0.30 मल्टीप्लाई माइनस 0.75 इज इक्वल टू 0.474। एक बात यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट है, देखिएगा जो स्लोप होती है ये माइनस स्लोप है, ये भी माइनस स्लोप है। माइनस स्लोप्स का मतलब होता है कि स्लोप डाउनवर्ड है। इंशाल्लाह ग्राफ में मैं आपसे डिटेल में इसके ऊपर बात करूंगा। अगर स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब है कि डाउनवर्ड स्लोप है। ये स्लोप प्लस में इसका मतलब स्लोप अपवर्ड है, पॉजिटिव स्लोप है। ये नेगेटिव स्लोप है। अगर स्लोप नेगेटिव है तो मुझे बताएं कि वेरिएबल्स में रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ए के लिए इस ए का ज़रा ग्राफ बनाऊं, अगर इस ए का मैं अगर यहाँ पे ग्राफ बनाऊं तो ए के लिए, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स हैं और यहाँ पर हमारा पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। ठीक है, देखें हमने 10 यूनिट कंज्यूम किए तो 50 रुपये बिल आ गया। 20 यूनिट कंज्यूम किए, अज्यूम करो 60 रुपये बिल आ गया। 30 यूनिट कंज्यूम किए तो अज्यूम करो 70 रुपये बिल आ गया। तो देखें ग्राफ बन रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि यूनिट्स, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स और बिल में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यानी कि जितने यूनिट ज़्यादा होंगे उतना बिल ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब स्लोप क्या अपवर्ड है। अगर स्लोप अपवर्ड है और मैं आपसे क्यों बताएं फिर बिल में और इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स में रिलेशनशिप क्या है, आप कहेंगे सर पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जितने बिजली के यूनिट ज़्यादा उतना बिजली का बिल ज़्यादा। ठीक है, जितने बिजली के यूनिट्स कम उतना बिजली का बिल कम, यानी कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अगर स्लोप पॉजिटिव होती है, इसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, अगर स्लोप पॉजिटिव है याद रखिएगा रिलेशनशिप भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो रिलेशन भी पॉजिटिव होगा। तो अगर बी पॉजिटिव है, रिलेशनशिप को कौन डिफाइन करता है, आर, तो हमारे पास यहां पे आर भी पॉजिटिव होगा। ये बात समझ आई। अब इस बी के लिए डायग्राम देखिएगा, इस बी के लिए देखिएगा। इस बी में ये है कि यहां पे हमने स्पीड ले ली, यहां पे हमने टाइम वेरिएबल ले लिया एक। हमने कहा अगर मैं 20 किलोमीटर अज्यूम करें, हमने यहां से किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में पहुंचना है। मैंने कहा अगर मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाऊं तो मुझे तकरीबन 30 मिनट लगते हैं, टाइम इन मिनट्स हैं।
30 मिनट में मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा। अगर मैं 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दूं तो अब हमने कहा कि भाई कहाँ, इसको इस तरह कर ले जरा, 1 मिनट जरा, 10, 20, 30 और 40। हमने कहा कि अगर मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाऊं तो मुझे पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में पहुंचते पहुंचते मुझे तकरीबन 40 मिनट लगते हैं। 40 मिनट में मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाता हूं। अगर मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यानी कि स्पीड थोड़ी सी तेज करूं तो 10 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। इस तरह अगर मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाऊं तो मैं 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। और इस तरह अगर मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाऊं तो मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। इस समय जितनी स्पीड बढ़ाते रहेंगे, अब ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब 100 की स्पीड से जाएंगे तो आप आंख पलकते झपकते जनाब मंजिल पर पहुंच जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। कुछ मतलब वेरिएशन, हर एक चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं। आपका दिल करोगा सर यहाँ पर अगर 110 आ गई ना स्पीड तो मेरे ख्याल से मैं तो फिर सेकंड में पहुंच जाऊंगा अपनी मंजिल पर, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, ट्रैफिक भी होती है और बड़ी लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें रिलेशनशिप क्या चल रहा है, जितनी स्पीड ज़्यादा उतना टाइम कम लग रहा है। और देखें इसकी जो स्लोप बन रही है, स्लोप बन रही है वो भी डाउनवर्ड बन रही है, नेगेटिव स्लोप बन रही है, यानी कि बी नेगेटिव है। अगर बी नेगेटिव है और मैं आपसे ये पूछूं बताओ स्पीड और टाइम में रिलेशनशिप क्या, आप कहेंगे सर इसमें रिलेशनशिप नेगेटिव है। स्पीड बढ़ाएंगे वक्त कम लगेगा, स्लो स्पीड से जाएंगे ज़्यादा वक्त लगेगा मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो अगर हमारे पास बी नेगेटिव है, याद रखिएगा आर भी हमेशा नेगेटिव होता है। गॉट इट। अब यहां पे ये वाली बात करनी है। अब स्लोप देखे नेगेटिव है, दोनों स्लोप्स नेगेटिव है, लेकिन आपका आंसर तो प्लस में आ रहा है। अब क्या चाह रहे हो, आप कहना चाह रहे हो कि स्लोप तो नेगेटिव है, स्लोप तो नेगेटिव है लेकिन रिलेशनशिप पॉजिटिव है। ये ब्लंडर हो गया, गलत हो गया। तो याद रखिएगा स्लोप पॉजिटिव, रिलेशन भी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव आर भी पॉजिटिव, बेस नेगेटिव आर भी नेगेटिव। तो बी क्या है यहां पर नेगेटिव है, तो आर का भी क्या होना है यहां पे नेगेटिव होना है। ऑल्दो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन रूल मैथ के रूल के अकॉर्डिंग तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, लेकिन रिग्रेशन के असूल के मुताबिक माइनस माइनस प्लस नहीं होता। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ पे लगाइएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा आंसर। सही है। सी केस देखते हैं। सी केस में हमने फाइंड किया कि -0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.2, आंसर इज इम्पॉसिबल, आंसर इज फिक्टिशियस डेटा। ठीक है, हम कहेंगे डाटा सही नहीं है, ये जो तुमने इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल सही नहीं है, फेक डाटा, ये फिक्टिशियस डाटा, ये इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वेरिएबल नेगेटिव जा रहा है और दूसरा वेरिएबल जनाब साहब प्लस में जा पॉजिटिव जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। जब हम दो वेरिएबल्स का एनालिसिस कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप बता रहे होते हैं, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो एक ही वक्त में पॉजिटिव भी है वो एक ही वक्त में नेगेटिव भी, ऐसा नहीं होगा। अगर एग्जामिनर ने एक माइनस में स्लोप दे दी और एक प्लस में स्लोप दे दी और कहा आर फाइंड कर दो, हम कहेंगे इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, ये तो इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट है। और या ऑप्शन में कहेंगे फिक्टिशियस डाटा है, इस डाटा की हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हमारे और क्वेश्चंस कुछ पड़े हुए हैं जो हमें डिस्कस करने हैं अभी। चलें, यहाँ भी एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। तो देखते हैं आपने कितना सीखा इस चैप्टर से और आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग आई है। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 ये आप लोग अभी सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि following
results of height and weight of 200 स्टूडेंट्स, या हाँ 200 स्टूडेंट्स कर ले, 200 स्टूडेंट्स का सैंपल का हमने डाटा लिया जिनमें उनकी हाइट और वेट थी, और हमने कहा कि जो मीन ऑफ एक्स जो है वो 60 kg है। इस तरह मीन ऑफ वाई हमारे पास 160 सेंटीमीटर है, आर जो है 0.55 है, और स्टैंड डेविएशन ऑफ एक्स हमारे पास कह लें कि 8 kg है। स्टैंड डेविएशन ऑफ वाई हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं, ये इन्फॉर्मेशन चल रही है कि इफ बिलाल weight is 60 kg, अगर बिलाल का 60 kg वेट है, estimate the बिलाल्स हाइट। ये सारा क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन कि अगर बिलाल का वेट 60 kg है तो बताओ बिलाल की हाइट कितनी होगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम आर्मी में टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जब हमारा वेट और हाइट का कंपैरिजन करते हैं तो वेट और हाइट की रेशियो निकालते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर कैंडिडेट की अगर वेट इतना है तो इसकी हाइट कम से कम इतनी होनी चाहिए, और अगर किसकी हाइट इस पर्टिकुलर इतने इंच की है, इतने फुट की है, फीट की है, तो इसका कम से कम इतना वेट होना चाहिए। तो हाइट और वेट का रेशियो निकाला जाता है, फिर सिलेक्शन की जाती है आर्म फोर्सेस में। ठीक है, तो इस तरह कह रहा है कि अगर बिलाल का वेट केजी है, 60 kg के वेट से उसकी आइडियल हाइट कितनी होनी चाहिए, उसकी कितनी एस्टिमेटेड हाइट होनी चाहिए। सॉल्व करें चाहिए इसको। होप सो यू सॉल्व द क्वेश्चन। अपने आंसर को मैच कीजिएगा मेरे आंसर से, तो देखिएगा क्या सूरत हाल रही। तो भैया वीडियो ना पॉज भी करते हैं कि बस मैं कहता हूँ पॉज करते हैं, आपकी तरफ से भी पॉज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो मैं कहता हूँ पॉज कर दे, या वाकई कर भी रहे होते हैं, और कहते हैं लो जी सर ने 2 सेकंड बाद तो खुद सॉल्व कर लेना, चलो हम क्या पॉज करें, चलो अब कर ही लेते हैं। ओ भाई पॉज का मतलब है यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। इससे आपको फ़ायदा होगा, आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपकी ब्रेन वॉशिंग होगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, आपका माइंड को सोचना आएगा। वरना आप सारे मेरे पर डिपेंडेंट रह जाओगे, अच्छा सर ने तो सॉल्व कर ही देना है तो हम क्यों अपना दिमाग खपाएं। भाई आप सीए के स्टूडेंट हो, आपको दिमाग खपाना है हर हाल में, फिर जाकर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट सही बनोगे। अगर आप ये कहोगे कि हमने दिमाग नहीं खपाना, हमें बना बनाए केक मिल जाए, रेडीमेड चाय मिल जाए और हम बैठ के तसल्ली वो नोश फरमा लें, तो भाई वो नोश तो फरमा लेंगे आप, लेकिन अल्टीमेटली इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा ज़र्रा बराबर भी नहीं होना आपको। अब ऐसा गिवन सिनेरियो जिसमें आपको सोचना पड़ जाए, अब आप दूसरों का मुंह देख रहे होंगे यार वो हमें कोई स्पोर्टिंग एविडेंस दे दें या हमें वो कुछ सपोर्ट कर दें, क्योंकि आपके अंदर खुद से सोचने की सलाहियत डंप हो चुकी होगी, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी होगी हर एक चीज़ को कॉपी करने की। तो प्लीज़ इस हैबिट को डेवलप करें।
being an analyst, being a chartered accountant, you have to think out of the box, you have to think broad. और ये सारी सोचें कैसे आएंगी? जब आप खुद अपने सोच को कहीं अप्लाई करोगे, ठीक है जी। तो ये ज़रूरी है वैसे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब आप लोगों ने कहा सर सारी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने हमें बताया नहीं है कि कौन सी लाइन बनाए। हम यहाँ पे ज़रा कंफ्यूज हो गए कि हम ये लाइन y के साथ बनाएं, ये लाइन x के साथ बनाएं, उसने बताया ही नहीं कहीं पर भी। देखें, अगर एग्जामिनर साइलेंट हो, रूल नंबर 1, अगर एग्जामिनर साइलेंट हो लेकिन हम हमेशा y और x के साथ लाइन बनाते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन को डू केयर के साथ रीडिंग कीजिएगा। आफ्टर ड्यू केयरिंग रीडिंग आपको कुछ ना कुछ एग्जामिनर ने ना हिंट दिया होगा कि मैं x को क्या ले रहा हूँ, मैं y को क्या ले रहा हूँ, ठीक है। अब इस तरह वेरिएबल्स को यहाँ से तलाश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। उसने कहा बिलाल का वेट 60 है। आपको पता जो चीज़ गिवन हो वो इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब वेट 60 kg गिवन है, इसका मतलब वेट मुझे पता चल गया यहाँ से इंडिपेंडेंट वेरिएबल चल रहा है। एस्टिमेट किसको करना है? हाइट। आपको पता है जिसको एस्टिमेट करते हैं, जिसको फाइंड करते हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मुझे पता चल गई मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, सही हो गया। तो अब ये देखें, डिपेंडेंट वेरिएबल हाइट है, तो हाइट केजी में होती है सेंटीमीटर में होती है? हाइट तो सेंटीमीटर में होती है, तो हाइट से यूनिट सेंटीमीटर आ गया। वेट किस में होता है? केजी में। इसका मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल केजी में, तो केजी में कौन है? एक्स। तो हमें पता चल गया एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई सेंटीमीटर है, वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपको पता चल गया कि जो लाइन आपकी बननी है वो ये बननी है। हाइट फाइंड करना है ना, हाइट इज इक्वल टू ए प्लस बी वेट, ये आपकी लाइन बननी है। और यहाँ पे हाइट कौन है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कौन है? वाई। तो लाइन आपकी वाई से बननी है, वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बननी है, ठीक है। ये लाइन है। और एक्स कितना रखना है? उसने कहा एक्स 60 रखो, वेट 60 kg है। मुझे पता चल गया इस एक्स की जगह तो मुझे 60 रखना। अब मुझे ए और बी की तलाश है। सबसे पहले बी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बी मुझे चाहिए, तो देखिए मेरा बी कैसे आएगा। अच्छा, बी मुझे कौन सा चाहिए? एक्स ऑन वाई का या वाई ऑन एक्स का? बी मुझे वाई ऑन एक्स का चाहिए, तो बी वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला होता है आर। मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि आर गिवन है और बी वाई ऑन एक्स और स्टैंड डेविएशन ऑफ स्टैंड डेविएशन वाई भी गिवन है, तो मैं इसलिए इस वाले फॉर्मूले की तरफ मूव किया। तो स्टैंड डेविएशन ऑफ वाई, स्टैंड डेविएशन ऑफ एक्स, सारी चीज़ें गिवन है। व्हाट इज द आर? 0.55। स्टैंड डेविएशन ऑफ वाई कितना है? 8। स्टैंड डेविएशन एक्स कितना है? 8। 8 से तो कैंसिल हो गया, तो स्लोप क्या आ गई? 0.55। तो यहाँ पर आ गया 0.55 आ गया। अब क्या रह गया मेरा? ए रह गया। ए सॉल्व कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू वाई माइनस बी एक्स बार। व्हाट इज वाई बार? वाई बार 160 है, यहाँ पर आ जाएगा 160। बी कितना है? 0.55। व्हाट इज एक्स बार? 60। तो आंसर इज 160 माइनस 0.55 मल्टीप्लाई बाय 60, आंसर 127। तो ये हमारे पास आ गया 127। तो ए की जगह आ जाएगा 127। और अगर बिलाल का वेट 60 kg है तो हाइट कितनी है अभी बताने लगे हम। हाइट कितनी हाइट होनी चाहिए? 127 प्लस 0.55 इंटू 60, और उसकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। जो बिलाल की एस्टिमेटेड हाइट होनी चाहिए वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 160 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह का आपने क्वेश्चन इसको इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कुछ ना कुछ हिंट होते ही हैं कि हमने लाइन किससे बनानी है, कुछ ना कुछ हिंट हो। अगर बिल्कुल कोई हिंट नहीं है, ज़रा बराबर हिंट नहीं है, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट आपने फिर भी ये y1 एक्स वाली लाइन ही बनाया करनी है, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन है, कुछ रिग्रेशन के, ठीक है, कुछ कोरिलेशन के, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह एक आधे क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक रैंक कोरिलेशन की तरफ
मूव कर जाएंगे। ठीक है जी। तो आपने तब तक के लिए इन क्वेश्चन को, इन्हीं क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है, यही आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। आईक्या पे भी इंशाल्लाह ताला इससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।